हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आप कहोगे न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक वो बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, जो कौन से प्रोसेस को परफॉर्म करता है? आप कहोगे इनहेरिटेंस। यही पढ़ा था लास्ट टाइम में हमने। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है बायोमॉलिक्यूल? आप कहोगे इनहेरिटेंस, मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो न्यूक्लिक एसिड जो है कितने तरीके के होते हैं? आप कहोगे टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप उसका क्या है? आप कहोगे डीएनए। और दूसरा टाइप क्या है? आरएनए। हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो है डीएनए, और डीएनए से हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है आरएनए का। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। और इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट है जिससे न्यूक्लियर डीएनए तैयार हुआ, तो क्या बताओगे? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और इसकी यूनिट को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट में भी एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक नेकलेस है, उसमें बहुत सारे मोती लगे। तो वो जो मोतियों की माला है, ठीक है, उसके एक सिंगल मोती को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और पूरी की पूरी माला को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहले पोर्शन को हम बोलेंगे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, और दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसमें भी सेम है। इसमें नाम क्या होगा? बताओ भाई। राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है उसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोस शुगर, और दूसरे को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, अब जो नाइट्रोजिनस बेसिस है वो कितने तरीके के हैं? दो। पहला है आपका प्यूरिन, और दूसरा क्या है? पिरिमिडीन। ठीक है, अब जो प्यूरिन है वो टू टाइप्स के हैं। एडेनिन गुआनिन। पिरिमिडीन भी दो तरह के हैं, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, हम आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो राइबो न्यूक्लियोसाइड है उसके कितने पार्ट होंगे? आप कहोगे दो। पहले पार्ट का नाम क्या है? राइबोस शुगर, ऑल्सो नोन एज पेंटोस शुगर, मीन्स अब शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन। जो भी शुगर का मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन कंटेन कर रहा है? आप कहोगे 5 कार्बन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोस
शुगर। क्लियर है? सेम नाइट्रोजनस बेसिस। अब जो बेटा नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कितने तरीके के हैं आप कहोगे तो? पहला है आपका प्यूरीन, पिरिमिडीन। प्यूरीन में क्या आएगा? एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडीन में क्या आएगा? साइटोसिन और यूरेस। तो आपको याद रखना है कि आरएनए के स्ट्रक्चर में थायमीन रिप्लेसेस बाय यूरेसिल। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो डीएनए हमारा कैसा होता है? आप कहोगे डबल स्ट्रैंडेड, जबकि जो आरएनए होता है हमारा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सबसे पहली चीज, ठीक है? तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? आप कहोगे सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंडेड। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि आरएनए हमारी बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी सिंगल स्ट्रैंडेड है, पर जरूरी नहीं। वायरसेस के केस में जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। आरएनए के केसेस में जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। बट हमारे केस में जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है और जो आरएनए है आपका वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, अब ये जो डायग्राम आपने देखा है पूरा का पूरा, आपको इसमें याद रखना है कि ये जो डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड है इसमें एक साइड में 3 प्राइम आता है, दूसरे साइड में 5 प्राइम आता है। मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रेट लगा हुआ है और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो उसके अपोजिट में लगा हुआ है, मतलब उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्राइम, ऊपर क्या आएगा आपका? 5 प्राइम। अभी प्राइम कैसे आया वो भी अभी हम पढ़ेंगे कि 3 प्राइम और 5 प्राइम एग्जैक्टली कैसे आता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक ही पेयरिंग किससे होती है? टी से। सी की पेयरिंग हमेशा किससे होती है? जी से। ए क्या है? प्यूरिन। सी क्या है? पिरिमिडिन। सी क्या है? पिरिमिडिन। जी क्या है? प्यूरिन। कितने डबल बॉन्ड आए हैं? सॉरी, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आए हैं? आप कहोगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ए और टी के बीच में और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है सी और जी के बीच में। तो विच वन इज मोर स्टेबल? तो आप कहोगे साइटोसिन, और जो गुआनिन का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू एडेनिन और थाइमिन। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी? डीएनए की बात होगी पूरा पूरा। ठीक, अब एक चीज और इसमें समझिए कि सपोज ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और बच्चों से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सो एक ही पेयरिंग हमेशा किससे होगी? मैंने अभी आपको बताया थायमीन रिप्लेसेस बाय यूरासिल। तो जिस जगह पे टी आना चाहिए आरएनए के उस स्ट्रक्चर में वहां पे क्या आएगा? यू आएगा, मिक्स यूरासिल आएगा। ठीक है, गुआनिन के सामने सी आएगा, साइटोसिन के जी, और अगर टी लिखा हुआ तो अपोजिट में क्या आएगा? ए। ठीक है, सो डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर थायमीन लगा है तो उसके अपोजिट में पेयरिंग करने के लिए कौन आएगा? आप कहोगे एडेनिन आएगा। बट अगर एडेनिन लगा है तो अपोजिट में पेयरिंग के लिए कौन आएगा? यूरासिल। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड्स में 3 नंबर में। कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लिक एसिड पूरा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब आगे देखिए, नोट कर लिया सबने? अभी मैं आपसे बोल रही थी
कि किस तरीके से 3 प्राइम 5 प्राइम आता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पूरा जो है ये है आपकी पेंटोस शुगर। ठीक है, कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं इसमें? 5 कार्बन। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, ये लगा हुआ साइड में नाइट्रोजिनस बेस पेयर। अब यहाँ पे मे भी एडेनिन होगा या फिर ग्वानिन होगा या फिर साइटोसिन या फिर थायमिन। ठीक है, क्लियर है? और ये ऊपर लगा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें पेंटोस शुगर भी दिख रही है, नाइट्रोजनस बेसेस भी दिख रहे हैं और फॉस्फोरिक एसिड भी हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्या रिलीज आउट होता है इसमें? देखो वाटर निकलेगा। अब वाटर कैसे निकलेगा पहले वो देखो। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वाटर रिलीज आउट होगा। ठीक है, एक बार इसकी लेबलिंग पहले देख लो, सेम है, तो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक, अब ये दोनों जब आपस में जुड़े तो क्या निकला इसमें से? वाटर निकला। वाटर निकल गया। अब वाटर निकल गया तो ये जो पोर्शन है वो आपस में क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा, ये पूरा रीजन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब आपको ध्यान क्या देना है, बहुत ध्यान से एक चीज देखनी है कि जैसे वाटर निकलेगा तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है एक पेंटोस शुगर के थर्ड कार्बन से अटैच है और दूसरे पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन से अटैच। देख लो ध्यान से कि जैसे दो न्यूक्लियोटाइड क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, तो जैसे क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तो वाटर जो है वो रिलीज आउट हो। ठीक है, जैसे वाटर निकलेगा तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कनेक्ट हो जाएगा एक पेंटोस शुगर के थर्ड कार्बन से और दूसरे के फिफ्थ कार्बन से। ठीक है, और इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है? तो जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम। अब समझ में आया कि किस तरीके से 3 प्राइम और 5 प्राइम आता है? कि ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड एक के थर्ड कार्बन से अटैच है और दूसरे के फिफ्थ कार्बन से अटैच है, और बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। ठीक, अब आगे देखो, हो गया नोट रास्ता? ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है, इसमें बॉन्डिंग आप क्लियर दिख रही है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, और वहां मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, और ये पूरा डायग्राम आपको मिलेगा तो आपको पहचानना है कि एग्जैक्टली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चार ग्राफ। देखिए, चारगाफ रूल दिया था, किसने दिया था आपको? कि इरविन चारगाफ ने। किसने दिया था? इरविन चारगाफ नाम के साइंटिस्ट ने बेटा ये रूल दिया था, चारगाफ रूल।
इन्होंने कहा था डीएनए में जितने परसेंट प्यूरिन है उतने ही परसेंट डीएनए में क्या है, पिरिमिडिन। और ये तराजू देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो क्वांटिटी है प्यूरिन और पिरिमिडिन की डीएनए के डबल स्टैंडर्ड में वो कैसी है, इक्वल है। ठीक है, तभी जो डीएनए है वो कैसा है हमारा, बैलेंस स्टेट। ठीक है, तो चारगाफ ने कहा था कि जितने परसेंट डीएनए के स्ट्रैंड में प्यूरिन होगा उतने ही परसेंट क्या होगा, पिरिमिडिन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप देखिए, द अमाउंट ऑफ ए डबल बॉन्ड टी एंड द अमाउंट ऑफ जी ट्रिपल बॉन्ड सी कांस्टेंट इन ईच स्पीशीज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे, ये जो टॉपिक है या तो वेरी शॉर्ट में आता है, साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाएगा कि किसने चारगाफ रूल दिया था, और दूसरा इससे आपको बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल कैसे देख के पढ़ा। a plus t is equal to 100 minus c plus d, ठीक, ओवरऑल 2। तो ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे आप AT और CG की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एडेनिन है वो आपको गिवन है, कितने परसेंट गिवन है, 40% गिवन। फाइंड आउट क्या करना है आपको, गुआनिन। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या, गुआनिन। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो देख। अब आपको एक चीज समझनी है ध्यान से, यहाँ पे जो दिया हुआ है 100, इस 100 का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड इन्होंने डीएनए में फिक्स कर दिए कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड वो कितने हैं, वो 100 है। ठीक है, अच्छा भाई, अब 100 का अगर हम हाफ करेंगे तो बच्चों कितना आना चाहिए, 50। वैल्यू यहाँ पे क्या 50 से कम है, वैल्यू यहाँ पे 50 से कम है। तब हम क्या करेंगे, a प्लस टी मीन्स 40 प्लस 40 लिखेंगे, क्योंकि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। क्लियर है, फिर 100 माइनस, फाइंड आउट क्या करना है हमको, जी। ठीक है, तो C प्लस जी का होल 2। आप फॉर्मूला चेंज कर लोगे, आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसको लिखोगे आप -80। ठीक है, क्लियर है, तो अब आगे क्या आएगा, C प्लस जी की वैल्यू कितनी हो गई, 20। आपको सिर्फ क्या पूछा गया है, जी, तो G इज इक्वल टू 20 माइनस होल का 2। गुआनिन कितना है यहाँ पे, आप कहोगे 10%। ठीक है, क्लियर है। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन निकालने का। सपोज बच्चों अगर यहीं पे वैल्यू आपको गिवन होती कि जो गुआनिन है वो 60 है और एडेनिन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक, तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे a प्लस टी इज इक्वल टू 100 माइनस जी प्लस सी, ठीक है, का होल 2। ठीक है, तो अब देखिए 100 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 50। वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50 से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो g है वो ओवरऑल हम लिखेंगे g प्लस सी इज इक्वल टू 60। ये आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वैल्यू 100 गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है अगर वो 100 की हाफ मतलब 50 से कम आ रही है तो हम वैल्यू को आगे चल के प्लस करेंगे, और अगर वो 50 से ज्यादा आ रही है तो हम उसको ओवरऑल मान लेंगे। क्लियर है, तो a प्लस टी कितना आया, 40। फाइंड आउट क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 20। क्लियर, तो ये रूल आप तब लगाओगे जब आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक की वैल्यू गिवन है और फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूले पे हमने क्या मेंशन किया, 100। ठीक है, तो ये तो आपको एक पैटर्न हो गया, मैंने आपको बता दिया, और मोस्टली इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, बट कभी कभी पैटर्न चेंज भी होता है। अब पैटर्न में क्या चेंजेस होंगे तो पहले वो देखो। सपोज हमने बोल दिया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने हैं, 1500 है।
अब जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मेंशन हो जाएंगे तो 100 की प्लेस पे आप क्या मेंशन करोगे? 1500 जब आपको न्यूक्लियोटाइड मेंशन होंगे तब। ठीक है। दूसरा, एडेनिन आपको गिवन है 650। ठीक है। गुआनिन आपको फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फॉर्मूला देखो ध्यान से। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? देखो, G प्लस सी इज इक्वल टू 1500। ठीक है। अब 1500 का हाफ कितना होगा? 750। अब ये जो वैल्यू है वो 750 से क्या है? कम। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब एक 650 है तो हम टी भी क्या मानेंगे? 650। ठीक है। तो भाई अब आगे सॉल्व करो। तुम लोग सॉल्व तो कर ही लोगे बहुत अच्छे तरीके से। फाइंड आउट क्या करना है? जी। तो ये तो जी प्लस सी था। जब जी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 100। ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएं एग्जाम में कि हमने जो आंसर निकाला है वो आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं? तो उसके लिए भी एक रूल है। देखो, क्वेश्चन में आपको ए कितना गिवन था? 650। ठीक है। अब 650 प्लस 100 जो आपका आंसर है, टोटल कितना हो गया? 750। इसका हाफ आ रहा है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है। क्लियर है? तो यही दो फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट है कि आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं गिवन होगा तो वहां पे आप 100 पुट करोगे, और एक फॉर्मेट ये है कि जब आपको न्यूक्लियोटाइड गिवन होगा तब इस तरीके से उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का पैटर्न दोनों ही केस में क्या है? सिमिलर। तो इतने ही तरीके से बस क्वेश्चन आते हैं। इतना ही अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आराम से आप चार फ्रूट से आओ जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करें। ठीक। चले अब आगे। अगला टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपका ये है कि ये हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड। ठीक है। अब डीएनए के एक स्ट्रैंड में क्या होता है? आप कहोगे प्यूरिन, और डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में क्या होता है? हमेशा पिरिमिडिन। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कि कभी भी प्यूरिन प्यूरिन से पेयरिंग नहीं करता है, या पिरिमिडिन पिरिमिडिन से पेयरिंग नहीं करता है। हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में क्या होती है? पेयरिंग। ठीक है। तो देखो, ये मैं आपको बताया भी था कि ए पेयरिंग करेगा किसे? टी से। आप ऊपर प्यूरिन है तो नीचे क्या आना चाहिए? पिरिमिडिन। तो यहाँ पे क्या आ गया? साइटोसिन। ठीक है। देन अब यहाँ पे पिरिमिडिन आ गया, अपोजिट में प्यूरिन आ गया। ठीक। तो मतलब ये चारों स्ट्रक्चर आपस में एक साथ मैच नहीं कर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे तुरंत आप? पिरिमिडिन के नीचे क्या आना चाहिए? प्यूरिन। अपोजिट में क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका, हाँ, पिरिमिडिन। ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा टी, तो यहाँ पे आएगा अपोजिट में ए। तो कुछ बच्चे इसी तरीके का स्ट्रक्चर डीएनए बनता है कि अगर पहले प्यूरिन आ रहा है तो अपोजिट में पिरिमिडिन आएगा। प्यूरिन के जस्ट नीचे क्या आएगा? पिरिमिडिन। फिर पिरिमिडिन के जस्ट नीचे प्यूरिन। इसी तरीके से होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पूरे के पूरे डीएनए के स्ट्रैंड में। ठीक है। क्लियर है? तो देखो भाई, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द बेसिस ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब ये दो चेन आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉली वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तब जाके न्यूक्लिक एसिड तैयार होगा। डीएनए अपने आप में क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? एडेनिन ऑलवेज इंटरेक्ट विद थायमिन एंड गुआनिन ऑलवेज इंटरेक्ट विद साइटोसिन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जो बेस पेयर्स के बीच में रखते हैं, ये इंटरेक्शन को क्या करते हैं? स्टेबलाइज। ठीक है। दूसरा, अब ए और डी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? दो। और जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? तीन। ठीक है।
तो जीसी बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेरिजन टू एटी बॉन्ड। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, क्लियर। फिर अगला है आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, देखिए अब ये जो आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? डबल हेलिकल मॉडल, सबसे पहली चीज। और ये जो डीएनए आप देख रहे हो, ये कौन सा डीएनए है? आप कहोगे बी डीएनए। डीएनए बच्चों 5 तरह का होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, डी डीएनए, सी डीएनए, सॉरी डी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए, 5 तरह के डीएनए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एनसीईआरटी मॉडल गिवन है वो कौन सा मॉडल है? बी डीएनए का मॉडल। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज, ये जो आपको सेंटर में लाइन दिख रही है, ठीक है, ये है आपकी एक्सेस, और इसी एक्सेस के सराउंड पे जो डीएनए है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर। क्लियर है? तो ये है सेंट्रल एक्सेस और ये है डीएनए का डबल स्ट्रैंड। ठीक, अब ये देखो, दो स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, दूसरी चीज, अब बेस पेयर्स लगे होते हैं, ये आपका स्ट्रैंड है, और जो बेस पेयर है वो कैसे लगे हुए हैं? आपको अगर राइट है, कुछ ऐसे ही तो लगे हुए हैं, तो राइट एंगल लगे हुए सारे के सारे बेस पेयर। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छा भाई, अब डीएनए की जो एक रोटेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? आप कहोगे यहाँ तक। यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो रही है और उसके बाद यहाँ से वो अगली रोटेशन स्टार्ट कर। तो डीएनए की जो एक रोटेशन है उसका उसकी डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर है इतना? एक रोटेशन का मतलब कि यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे खत्म, यहाँ से अगली रोटेशन चालू। ठीक है, तो डीएनए की जो एक रोटेशन उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अच्छा भाई, अब डीएनए की एक रोटेशन के बीच में कितने बेस पेयर लगे होंगे? आप कहोगे 10 बेस पेयर लगे होंगे। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? बीडीएनए। अगर इसी एक रोटेशन के अंदर 12 बेस पेयर लगे होते तो हम क्या बोलते? जेड। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एक रोटेशन में जितने बेस पेयर है उसी बेसिस पर बताते हैं कि ये कौन सा डीएनए, ए डीएनए कि बी डीएनए कि सी डीएनए कि डी है या फिर जेड है। ठीक है, अब ये आपके सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस से जो ज्यादा एरिया कवर करे रोटेट करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब इस सेंट्रल एक्सिस से जो ज्यादा एरिया कवर करेगा रोटेट करने के लिए वो क्या फॉर्म करेगा? मेजर एक्सिस। और जो कम एरिया करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? माइनर एक्सिस या फिर शैलो ग्रूव। ऐसे समझिए, ये हमारे सेंट्रल एक्सिस है और ये हमारा डीएनए रोटेट कर। तो ये आपकी सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस में देखो उसमें ज्यादा एरिया कवर, तो ये कौन सा ग्रुप तैयार हो गया? आप कहोगे मेजर ग्रुप। ठीक है, और सेंट्रल एक्सिस से कम एरिया कवर अप किया तो कौन सा ग्रुप हो गया आपका? माइनर ग्रुप। माइनर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शैलो ग्रुप। ठीक है, और मेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? डीप ग्रुप। ठीक है, डीएनए की जो एक डायरेक्शन है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसके अपोजिट वाली जस्ट अपोजिट लगा हुआ, उल्टा लगा हुआ है, तो नीचे से 3 ऊपर से 5। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। ये जो डीएनए हम लोग पढ़ रहे हैं कैसा डीएनए? आप कहोगे राइट हैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए है? राइट हैंडेड डीएनए। तो यही एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन तैयार होंगे कि बी डीएनए कैसा होता है? कहोगे राइट हैंडेड होता है। एक रोटेशन में कितने बेस पेयर कंटेन करता है? कहोगे 10 बेस पेयर कंटेन करता है।
दो स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो कहोगे 20 बेस पेयर्स होती है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से जो ज्यादा एरिया कवर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रुप, सेंट्रल एक्सिस से जो कम एरिया कवर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनर ग्रुप। ठीक है, दो बेस पेयर के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, साइज कितना हो 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक रोटेशन की डिस्टेंस कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतना समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो ये है आपका डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। अब एक चीज समझिए, अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है C3PC5, अभी मैंने आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताया था, उससे मैंने क्या कहा था कि जो फॉस्फेट है एक न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से अटैच है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के 5 कार्बन से अटैच, ये बताया था। इसीलिए लिखा हुआ C3PC5, उसके अपोजिट में उल्टा लगा होगा C5PC3। ठीक, क्लियर। देन नेक्स्ट देखिए फटाफट, अब टाइप्स ऑफ डीएनए जो मैंने आपको अभी बताया था, टाइप ऑफ डीएनए क्या है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा है, अगर एक रोटेशन में 11 बेस पेयर है तो उसको हम लोग बोलेंगे ए डीएनए, अगर हमारे एक रोटेशन में 10 बेस पेयर है तो उसको हम लोग बोलेंगे बी डीएनए, 9.33 बेस पेयर है तो सी डीएनए, 8 बेस पेयर है तो डी डीएनए, और अगर 12 बेस पेयर है तो जेड डीएनए। अब जो जेड डीएनए वो कैसा है, आपको अगर लेफ्ट हैंडेड है, जबकि जो बी डीएनए है वो कैसा है, राइट हैंडेड। क्लियर, समझे। तो मेन एमसीक्यू के लिए आपको ये मेन पॉइंट से पूछे जाएंगे कि कौन से डीएनए में जो रोटेशन है वो कितने बेस पेयर कंटेन कर रही है। ठीक है, देन अगला टॉपिक है आपका ट्रॉपिक एंड जेनेटिक डीएनए एग्जैक्टली क्या होता है। सो व्हाट इज ट्रॉपिक एंड जेनेटिक डीएनए, देखो भाई फटाफट। तो टॉपिक ऑफ जेनेटिक डीएनए में आपको सिर्फ याद रखना है एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम हम लोग और क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं, बहुत माइन्यूट होता है और लुक लाइक अ स्लीपर, चप्पल की तरीके दिखता है, तो नाम क्या पड़ गया उसका, स्लीपर एनिमल क्यूल। अब ये जो पैरामीशियम है, इसमें जो मेन मुद्दा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक आपको लार्जर दिख रहा है और एक आपको स्मॉलर। ठीक है, तो अब जो एक लार्जर है और दूसरा जो स्मॉलर है, ठीक है, तो एक को आप क्या कहोगे, मैक्रोन्यूक्लियस, और बच्चा दूसरे को आप क्या कहोगे, माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, अब जो आपका मैक्रोन्यूक्लियस है, ठीक है, डीएनए मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो क्या काम कर रहा है, वेजिटेटिव फंक्शन, और जो माइक्रोन्यूक्लियस का डीएनए है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब मैक्रोन्यूक्लियस में जो डीएनए है वो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, आप कहोगे ए माइटोसिस, जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियस का जो डीएनए है वो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, माइटोसिस। और माइटोसिस में आपको अच्छे से पता है कि जब भी सेल डिवाइड करती है तो एक से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि जो आपका मैक्रोन्यूक्लियस है वो साइटोस्केलेटल का कर रहा है फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो डीएनए कैरी कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डीएनए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। और मैक्रो डीएनए जो कैरी कर रहा है वो कौन सा डीएनए कैरी कर रहा है, आप कहोगे ट्रॉपिक डीएनए। ठीक है, तो याद रहेंगे आप कि ट्रॉपिक और जेनेटिक डीएनए दोनों ही आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट टॉपिक हम लोग फटाफट समझ लेते हैं, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, क्या होता है सेंट्रल डॉगमा, एक नंबर का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में बोर्ड्स में मिलेगा। ठीक है, देखिए अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना और इसी को आपको एग्जाम में थ्योरी में लिख कर दिया। ठीक है, सो व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा।
सबसे पहला स्टेप, डीएनए से डीएनए की कॉपी हो रही है, उस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेट। कभी भी आपको याद रखना है कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड, कोई भी मीन्स आरएनए एज वेल एज डीएनए, कोई भी न्यूक्लिक एसिड जब अपनी ही कॉपीज प्रोड्यूस करता है, जैसे आरएनए अपनी कॉपीज बना रहा है तो भी हम उस स्टेप को रेप्लिकेशन कहेंगे, और डीएनए अगर अपनी कॉपीज बना रहा है तो उस स्टेप को भी हम लोग क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, डीएनए का होता है, आरएनए का नहीं होता है। ठीक है, तो डीएनए जब अपनी कॉपीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उस स्टेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन। पहले, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है, कौन सा आरएनए, डीएनए बनाता बेटा 3 तरह का आरएनए, कितने तरह का आरएनए, 3 तरह का। अब देखो, डीएनए से जब भी आरएनए प्रोड्यूस होंगे तो आरएनए तो 3 तरीके के हैं। सबसे पहले कौन सा है, आरआरएनए, एमआरएनए और बच्चा टीआरएनए। तो कितने तरह के आरएनए हो गए, 3 तरह के आरएनए। लेकिन डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए, अपने मैसेज को कोड करने के लिए कौन से आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, आप कहोगे एमआर। तो हमेशा सेंट्रल डॉगमा में आपको कौन सा आरएनए मिलेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, आप कहोगे एमआर। ठीक है, और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रल डॉगमा। अब एक चीज और देखिए, कोई भी न्यूक्लिक एसिड जब दूसरे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती है तो एंजाइम का नाम होता है बेटा पॉलीमरेज। क्या नाम होता है एंजाइम का, पॉलीमरेज। तो डीएनए से डीएनए बन रही है तो जो बना रहा है, ठीक है, उसका नाम आएगा, तो क्या कहोगे, डीएनए डिपेंडेंट, और जो प्रोड्यूस हो रहा है देन उसका नाम आएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। किसका फॉर्मेशन करेगी, डीएनए से डीएनए। फिर देखो, डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है आरएनए को, तब क्या लिखोगे, डीएनए डिपेंडेंट प्रोड्यूस क्या हो रहा है बेटा, आरएनए। एंजाइम का नाम क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। ये बेटा क्या बनाएगा, आप कहोगे आरएनए। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, आरएनए। अब कौन सा आरएनए, अगर लगेगा बेटा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट तो बनेगा आरएनए, अगर लगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड तो बनेगा एमआरएनए, और अगर लगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड तो बनेगा आपका टीआरएनए। तो अगर आपको ना याद रहे तो आपको पता है एक सामान आता है मार्केट में एमटीआर का आता है, आपको याद रखना है आरएमटी, आरएमटी। जैसे टीएमटी सरिया आता है, टीवी में ऐड आता है, तो आपको याद क्या रखना है, आरएमटी। तो आरएमटी जब ये याद कर लोगे तो आपको याद रख रहेगा कि पहले वाले में पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरे वाले में पॉलीमरेज सेकेंड, और तीसरे वाले में पॉलीमरेज थर्ड का यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? और देन लास्ट है आपका क्या बनती, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कोई भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमरेजेस। ठीक है, अब ये प्रोसेस देखो सीधा जा रहा है, बट सपोज अगर आरएनए से हमें क्या बनाना है दोबारा, डीएनए, तो प्रोसेस का नाम क्या पड़ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम का नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, जब कभी भी वायरस हमारी बॉडी में जाता है जिसके पास आरएनए होता है तो वो हमारी बॉडी में जाके कौन सा प्रोसेस करता है, आप कहोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आपको याद होगा थोड़े दिन पहले कोविड आया था, सबको याद होगा, तो कोविड को टेस्ट कराने के लिए टेस्ट का नाम होता था आरटीपीसीआर। याद है आपको,
कोविड-19 जब लोगों को हो रहा था, ठीक है, उसके टेस्ट का नाम क्या है? कोविड के टेस्ट का आरटी-पीसीआर। आरटी का मतलब क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या जा रहा है? आरएनए। वो हमारी बॉडी में जाके किसका फॉर्मेशन कर रहा है? डीएनए का। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू कर रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, so this is a central dogma complete। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे लेक्चर को, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।